मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार साथियों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म तिरंगा क्लासेज। साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रीट मुख्य एग्जाम लेवल सेकंड में साइंस और मैथ का जो पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स साथ ही साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन RMSSB द्वारा पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी आपके RSMSSB द्वारा आयोजित किया जाता है, जबकि रीट का एग्ज़ाम भी इस साल से RMSSB द्वारा आयोजित किया जाता है। तो साथियों, दोनों का एग्ज़ाम एक ही बोर्ड करवाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा लैब असिस्टेंट के लिए RMSSB आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछती है। तो आज की क्लास में आपको मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए। तो साथियों, यदि हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ यदि आपको लैब असिस्टेंट से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोट्स PDF वगैरह जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल तिरंगा क्लासेज को आज ही ज्वाइन कर ले। तो स्लो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि श्वेताणु, क्या साथियों, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होता है वो है। पहला ऑप्शन ए ईओसिनोफिल्स, ऑप्शन B बेसोफिल्स, ऑप्शन C एक केंद्रकाणु या फिर मोनोसाइट, ऑप्शन D लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट होगा। और इसका साथियों आज मैं विस्तृत डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन आए इस क्लास में। और यदि आपको विस्तृत जानना है तो हमारी क्लासें लगेगी लैब असिस्टेंट 2023 के लिए। मैं संपूर्ण आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करवाऊंगा, उसमें मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ राजस्थान में होने वाले प्रत्येक एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको प्रत्येक क्लास में एंड में आपको डिस्कशन करवाता रहूँगा। तो हमारा कार्रवाई ये चलेगा जब तक लैब असिस्टेंट 2023 का एग्जाम नहीं होता था, तब तक मैं आपको संपूर्ण क्लासें उपलब्ध करवाऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ जनरल साइंस करवाऊंगा। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है जीके का, यानी जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसमें पूछी जाती है, वो करवाऊँगा साथियों। इसका आंसर करेक्ट है मोनोसाइट। देखिए ये क्वेश्चन आया है साथियों, जो हमारी RBSE बोर्ड की किताबें, उस किताब में से 11th क्लास की किताबें, वहाँ से क्वेश्चन आया है। देखिए आप, ये रहा, यहाँ पर जरा गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पेज के नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट, और यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए। ये बड़े आकार की कोशिकाएँ होती हैं और इसका आकार 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है, और इसमें सेम के बीज के आकृति का बड़ा केंद्रक होता है और ये भक्षणकारी होती है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है कि ये भक्षणकारी होती है और सेम के बीज के आकृति का बड़ा केंद्रक होता है। देखिए साथियों, और यहाँ से ही क्वेश्चन रीट में पुटअप हो गया था, यहाँ से क्वेश्चन रीट में पुटअप हो गया था साथियों। वापस क्वेश्चन को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक और साथ ही साथ ये भक्षणकारी होती है, वही लाइन उठ के आपके सामने आ गई। तो साथियों देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वक्र नलिकाओं के अंतिम भाग से जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के द्वारा नियमन से होता है। A रेनिन, B वेसोप्रेसिन, C ऑक्सीटोसिन और D एंजियोटेंसिन। तो साथियों बता दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा वेसोप्रेसिन, और इस वेसोप्रेसिन को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ADS हार्मोन, यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिमूत्रल हार्मोन। साथियों बता दूं, ये वेसोप्रेसिन है वो वक्र की दूरस्थ समीपस्थ नलिका से जल का पुनर्अवशोषण करता है, साथ ही साथ जल के साथ आयनों का भी ये अवशोषण करता है। और इसका करेक्ट आंसर होगा वेसोप्रेसिन, क्योंकि पूछा गया है कि वक्र नलिकाओं का अंतिम भाग। बता दूं, वक्र नलिकाओं के अंतिम भाग को हम कहते हैं दूरस्थ संवलित नलिका, साथ ही साथ संग्रह नलिका यानी कनेक्टिंग डक्ट और दूरस्थ संवलित नलिका, ये दोनों वक्र नलिकाओं का अंतिम भाग होते हैं। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके NCERT से आया है। 11th क्लास की जो NCERT है उसके पेज नंबर 335 पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
देखिए मैं आपको विथ प्रूफ बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेज नंबर 335। और यहाँ पर देखिए साथियों, वैसोप्रेसिन मुख्यतः वक्र की दूरस्थ संवलित नलिका से जल एवं आयनों का पुनरावशोषण को प्रेषित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास यानी डायूरेसिस कम होता है। अतः इसे प्रतिमूत्र हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएस हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया वैसोप्रेसिन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है आपके सामने कि सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्रम से उपस्थित होते हैं। और पहला ऑप्शन है ए प्रतिजन और बी प्रतिरक्षी, ऑप्शन बी है बी प्रतिजन और ए प्रतिरक्षी, ऑप्शन सी है कोई भी प्रतिजन नहीं जबकि ए और बी दोनों प्रतिरक्षी, और ऑप्शन डी है ए और बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। तो साथियों बता दूं, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह होता है, पहले तो ये आपको जानना है कि सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह है वो है ए बी। अब देखिए, जिस व्यक्ति के शरीर में ए बी रुधिर समूह है, ए बी रुधिर समूह है, उस व्यक्ति की जो आरबीसी होती है, आरबीसी उसकी सतह पर यानी कोशिका झिल्ली पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन, क्या साथियों, एंटीजन यानी प्रतिजन उपस्थित होते हैं। जबकि उस व्यक्ति का जो रुधिर है, उस रुधिर के प्लाज्मा में कोई भी प्रकार की एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होती है। और यही आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक में एक सारणी के माध्यम से आपको बताया गया है, जिसको मैं आगे दर्शा रहा हूँ। देखिए साथियों, ये सारणी दो बनी हुई है एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों की बुकों में। इसलिए मैं कहता हूँ साथियों, बायोलॉजी को आप एनसीईआरटी प्लस आरबीसी दोनों से पढ़िए। और यदि आप इनकी भाषा थोड़ी सी कठिन है और वो नहीं पढ़ सकते, तो मैं आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी और आरबीसी को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे दीजिए, वहाँ पर यदि साइंस पूछी जा रही है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों, चाहे वो सेकेंड ग्रेड हो, रीट हो। खासकर यदि आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो मैं आपको एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप यकीन मानिए लैब असिस्टेंट का जब एग्जाम होगा तब आपको विश्वास हो जाएगा कि किस तरह से एनसीईआरटी और आरबीसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको चौथे पॉइंट में दिया हुआ है कि सार्वत्रिक ग्राही है वो ए बी है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्रतिजन है वो ए और बी दोनों उपस्थित है, जबकि जो प्रतिरक्षी है यानी एंटीबॉडीज है वो अनुपस्थित है। ये था यहाँ से। और एनसीईआरटी में देखिए ध्यान से, ए बी और लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन वो ए और बी दोनों उपस्थित है, जबकि प्लाज्मा में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज है वो अनुपस्थित है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर साथियों। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.1/3H2O या फिर CaSO4.1/4H2O, 4H2O। जल्दी से बताइए साथियों, बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा CaSO4.12H2O। ये क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी से आया है, और जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैं आपको आगे यहाँ पर पैनल पर शो करूंगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया है। पहले हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। देखिए साथियों, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे हम कहते हैं अर्ध हाइड्रेट, किसका? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है ये। कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्ध हाइड्रेट। अब कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होने के कारण इसका केमिकल फॉर्मूला तो ये हो गया। और इसको फॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है इसका? जब जिप्सम को CaSO4.2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, किसका? जिप्सम का। अब इस जिप्सम को जब 393 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तब ये कुछ इस प्रकार इसका फॉर्मेशन होता है कि कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट प्राप्त हो जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाता है। केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि है, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं मर्द तापित प्लास्टर। देखिए ये कहाँ से आया है क्वेश्चन,
ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ से आप गौर से पढ़िए कि कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4.5H2O ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है, जिसे जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है साथियों, ये जिप्सम है और इसको गर्म करके कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट प्राप्त कर रहे हैं और इसे हम मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है कौन सा निम्न में से कोशिकांग है जो कि झिल्ली रहित है और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो साथियों बता दूं ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 11th क्लास का, वहां से ये क्वेश्चन आया। मैं आगे आपको प्रूफ भी बता दूंगा कि कौन सी लाइन से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। और हमने एक क्लास की थी लैब असिस्टेंट 2023 के लिए बायोलॉजी की, और उस क्लास में हमने एनसीईआरटी रीडिंग करवाई थी, और यदि वो क्लास आपने देखी होती तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से आप इसको आंसर बता देते। साथियों देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम्स। बता दूं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम्स पाया जाता है। साथियों याद रखना जो कोशिकांग है उनमें झिल्ली पाई जाती है वे कोशिकांग केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि ऐसे कोशिकांग जिनमें झिल्ली नहीं होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जा सकते हैं। वे यूकैरियोटिक में तो होंगे ही, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी हो सकते हैं। तो राइबोसोम्स बता दूं जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 17S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। अब किसी को ये लगेगा कि नहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में तो केवल और केवल 80S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें 17S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। जो 80S प्रकार का राइबोसोम्स है वो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। साथ ही साथ जो 17S प्रकार का राइबोसोम्स है वो जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया और साथ ही साथ हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक। और बता दूं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केवल और केवल 17S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। तो देखिए प्रूफ कहां से क्वेश्चन आया है आखिर, ये देखिए आपके सामने एनसीईआरटी जहां पर 8वां चैप्टर है कोशिका और उसमें दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसको। और जब मैंने इसको सॉल्व करवाया था तब क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए, मोस्ट लैब असिस्टेंट 2023 के लिए ये मोस्ट है और ये क्वेश्चन रीट में आ गया। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम्स मिलते हैं। क्या लिखा हुआ है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम्स मिलता है। कोशिका के भीतर राइबोसोम्स केवल कोशिका द्रव्य में नहीं बल्कि दो अंगकों यानी हरित लवक जो कि पादपों में और सूत्रकणिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर, जिसके कारण इसकी संरचना रफ हो जाती है, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं हमारी क्लास में जिसमें हमने सेल के बारे में डिस्कशन किया था। और क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन को वापस पढ़िए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? और एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई? एज इट इज लाइन आई है रीट में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कोचिंगों के नोट्स और कोचिंग वालों की बातों से भ्रमित न हो, आप एनसीईआरटी को पढ़े, क्योंकि जब पेपर सेट किया जाता है साथियों तो पेपर सेटर के पास ऑथेंटिक बुकें पढ़ी होती हैं, किसी कोचिंग के मॉड्यूल नहीं पढ़े होते। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन पहला है लोहा यानी आयरन, ऑप्शन दूसरा है विटामिन, ऑप्शन तीसरा प्रोटीन और ऑप्शन चौथा है आयोडीन। तो साथियों बता दूं क्वाशियोरकोर और एक होता है मरासमस। क्या? क्वाशियोरकोर और मरासमस दो प्रकार के डिजीज होते हैं जो कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होते हैं। जो ये क्वाशियोरकोर होता है वो तो होता है प्रोटीन की कमी से, और साथ ही साथ एक और डिजीज होता है मरासमस। मरासमस डिजीज होता है वो होता है प्रोटीन प्लस कैलोरी। क्या साथियों? प्रोटीन प्लस कैलोरी, इन दोनों की कमी से हमारा मरासमस डिजीज होता है, जबकि क्वाशियोरकोर डिजीज है वो होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आया है। देखिए आप, ये रहा आपके सामने प्रूफ। देखिए 11th क्लास की एनसीईआरटी का इमेज आपको नजर आ रहा होगा, पेज नंबर 200
67 यानी 267। और यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है क्वासियोरकोर प्रोटीन अत्यल्पता से उत्पन्न विकार है। क्वासियोरकोर प्रोटीन अत्यल्पता से उत्पन्न विकार है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सवाल यानी एल्गी की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज पेक्टिन या प्लस प्रोटीन की, या फिर सेल्यूलोज पेप्टाइडोग्लाइकन या प्लस पेक्टिन की, या फिर सेल्यूलोज गैलेक्टेंस और मेनेंस की, या फिर सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज और प्रोटीन की। साथियों बता दूं ये काफ़ी बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था और एक बार फिर ये भी एनसीईआरटी की लाइनों से आया था और कई कोचिंग है, बड़ी बड़ी कोचिंग है इन प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर गलत टिक कराती हैं। और जब RSMSS भी अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी करती है तब बच्चे देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में गलती है, लेकिन वास्तविक रूप से उन ऑफिशियल आंसर की में गलती न होकर कोचिंग द्वारा की करवाई गई आंसर कीयों में गलती होती है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुकों में से लाइनें उठ कर आती है। साथियों मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये एनसीईआरटी के किस चैप्टर की कौन सी लाइन से क्वेश्चन बनाए। देखिए इसका पहले तो करेक्ट आंसर बता देता हूं, सेल्यूलोज गैलेक्टेंस और मेनेंस। साथियों जब RS व्हीटेकर ने पंच जगत पद्धति प्रतिपादित की थी 1969 में, तब उन्होंने 5 जगत दिए थे। कितने जीवों के 5 जगत, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में हमको बताया। और इस सवालों को भी प्लांटी जगत के अंतर्गत रखा गया और बताया गया कि हालांकि सवालों के अधिकांश गुण पादपों से मेल खाते हैं, लेकिन जो सवाल है उनकी कोशिका भित्ति पादपों से थोड़ी सी भिन्न होती है, जो कि बनी होती है सेल्यूलोज गैलेक्टेंस और मेनेंस की, जबकि अन्य प्रकार के जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन इन प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो पहले बता दूं साथियों, ये हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी का 8वां सेल वाला चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चन आया है। और हमने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लैब असिस्टेंट 2023 के लिए जो ये सेल वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था और वही लाइन वापस वहाँ पर रीड में आ गई। देखिए यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए कि सवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और साथ ही साथ गैलेक्टेंस और मेनेंस और कुछ अन्य खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि दूसरे पादप यानी जो सवाल है उसके अलावा जो दूसरे पादप है उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था साथियों। और मैं बता दूं एक बार फिर, कई कोचिंग वाले भी इसका आंसर गलत बता रहे हैं। यदि विश्वास नहीं है तो आप उनके जो पेपर सॉल्यूशन करवाया उन्होंने वो जाके देख लीजिए। साइंस मैथ 25 फरवरी का ये पेपर है जो रीट लेवल 2 के लिए आयोजित हुआ था। और यदि आपको इसका प्रूफ देखना है कि हमने पढ़ाया या नहीं, तो हमारे एक यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी की, वहाँ पर आप सेल वाला टॉपिक है उसकी 2री या 3री क्लास है शायद तक मुझे जितना याद है, वहाँ जाके आप देख लीजिए कि हमने ये क्वेश्चन करवाया या नहीं करवाया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है कि आंत श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिका है जो कि श्लेष्मा का श्रावण करती है? पेप्टिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटेलिक कोशिकाएं, या फिर मुख्य कोशिका, या फिर गोबलेट कोशिका है। साथियों बता दूं जो हमारी गोबलेट कोशिकाएं होती है वो आंत श्लेष्मा उपकला में श्लेष्मा का श्रवण करती है। और साथ ही साथ ये पेप्टिक कोशिकाएं या चीफ कोशिकाएं या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ये तीनों ही कोशिकाएं आमाशय में पाई जाती है और ये जठरीय ग्रंथियों की कोशिकाएं। देखिए साथियों, जो ये पेप्टिक कोशिका है और इसी पेप्टिक कोशिका को हम मुख्य कोशिका कहते हैं। क्या साथियों? पेप्टिक कोशिका या मुख्य कोशिका ये दोनों एक ही है। और ये पेप्टिक कोशिका या मुख्य कोशिका होती है वो हमारे आमाशय के भीतर प्रो एंजाइम मतलब जो एंजाइम सक्रिय न हो, पेप्सिनोजन का श्रावण करती है। और यही पेप्सिनोजन आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में पेप्सिन में परिवर्तित होता है और ये पेप्सिन हमारे आमाशय के भीतर प्रोटीन के अपघटन के लिए जिम्मेदार है साथियों। साथ ही साथ बता दूं जो ये ऑक्जेंटेलिक कोशिका हैं ये हमारे आमाशय के भीतर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या साथियों? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके साथ साथ नेज कारक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नेज कारक का श्रावण करती है। कौन? ऑक्जेंटेलिक कोशिकाएं। और ये नेज कारक है वो साथियों बता दूं विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जिम्मेदार हैं। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए नेज कारक बहुत ही आवश्यक है। और ये HCl है उसकी उपस्थिति में
जो पेप्टिक कोशिका या मुख्य कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किया गया प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन में परिवर्तित होता है और यही पेप्सिन हमारे आमाशय में प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रोटीन के अपघटन के लिए जरूरी है साथियों। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब हमारे विस्तृत क्लासों में हम मानव पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका ये क्वेश्चन है जो कि रीट में पूछा गया था और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और मैं आपको बताता हूँ कि ये भी एनसीईआरटी की कौन सी लाइनों से उठकर आया। सीधी लाइन है एनसीईआरटी की, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब आप देखिए एनसीईआरटी का कमाल, अगली स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा ये एक स्क्रीनशॉट जो मैंने एनसीईआरटी से लिया है। यहाँ से आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है साथियों कि आंत्र श्लेष्मा उपकला, क्या साथियों, आंत्र श्लेष्मा उपकला में गोबलेट कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का श्रवण करती है। और वापस क्वेश्चन को पढ़िए, आपको विश्वास हो जाएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों जरूरी है। आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिका श्लेष्मा का श्रवण करती है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन आपके सामने आई है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों एनसीईआरटी और आरबीसी को पढ़िए और उसको पढ़ने का तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म तिरंगा क्लासेज मेरा यही मकसद है कि जो भी साथी कोचिंगों से भ्रमित हो रहे हैं और कोचिंगों से पढ़ कर परेशान हो गए हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो साथियों बता दूं साइंस के लिए एनसीईआरटी और आरबीसी को मैं स्वयं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, क्योंकि इस साल आप देख रहे हो कि कितने क्वेश्चन साइंस मैथ्स के लिए साइंस से जो क्वेश्चन आए हैं वो एनसीईआरटी से आए। तो आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन और रीट में आने वाले टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं और जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले मैं एनसीईआरटी का आपको पैराग्राफ बताता हूँ कहाँ से ये क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए इस लाइनों को। देखिए आदि वक्रक यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया और ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेल्मिन्थीज जैसे कुछ चपटे कृमि प्लेनेरिया क्या है साथियों, प्लेटीहेल्मिन्थीज या चपटे कृमियों का सदस्य है, जिसके बारे में हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। इनके बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए प्लेनेरिया है उसमें कौन सा उत्सर्जी अंग है, ज्वाला कोशिकाएं। प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला सेल्स। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि केचुआ जो कि एक एनेलिडा का सदस्य है उनमें पाए जाते हैं वक्रक, यानी वक्रक किस में पाए जाते हैं साथियों, वक्रक पाए जाते हैं केचुए में। उसके बाद यहाँ आप ध्यान से पढ़िए कि तिलचट्टा क्या है साथियों, तिलचट्टा यहाँ कॉकरोच, और इस कॉकरोच जो कि कीटों का सदस्य है उसमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं मेलपीगी नलिकाएं, क्या मेलपीगी नलिकाएं। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है झींगा जो कि क्रिस्टेशियन प्राणी है उसमें पाई जाती है श्रृंगिक कोशिकाएं, या फिर इन श्रृंगिक कोशिकाओं को कहते हैं हरित ग्रंथियां। और वापस देखते हैं क्वेश्चन को और आप चुटकियों में आंसर निकाल दोगे यदि आपने एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ लिया एक बार। तो देखिए प्लेनेरिया क्या है साथियों, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है आपको मैंने बताया, ज्वाला कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं। प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिकाएं। और उसके बाद केचुआ है, प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिकाएं। केचुए में मैंने बताया आपको कि वक्रक पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, वक्रक। उसके साथ साथ कॉकरोच है तो कॉकरोच में पाई जाती है मेलपीगी नलिकाएं। कॉकरोच में क्या पाई जाती है, मेलपीगी नलिकाएं। और प्रोन में पाई जाती है श्रृंगिक ग्रंथियां। ये था हमारा क्वेश्चन। और अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए पहले में आपको भरना है डी, पहले में डी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं, पहले में डी यहाँ पर है, उसके साथ साथ यहाँ पर भी है। इस प्रकार दूसरे में सी, पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में है ए और चौथे में बी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज योर करेक्ट आंसर साथियों। देखिए साथियों एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। तो साथियों बता दूं हमारे मानव और जंतुओं में जो यकृत होती है उस यकृत की कोशिकाओं में जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और ग्लाइकोजन क्या है, एक बहुलक है जिसका एकलक ग्लूकोज है। ग्लूकोज
बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मिलकर ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ग्लाइकोजन। और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के पैराग्राफ से आया, देख लीजिए आप विथ प्रूफ। देखिए, यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में संग्रहित कर लेती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ने या फिर एनसीईआरटी और आरबीसी को पढ़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। यदि आपको एनसीईआरटी और आरबीसी पढ़नी है तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप लगातार जुड़ रहे हैं। और यदि इस पैनल की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है हमारा तिरंगा क्लासेज के नाम से, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए और मैं वहाँ पर पीडीएफ इसको सेंड कर दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।